सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं, शायद किसी क्लाइंट से, किसी कस्टमर से, किसी रिश्तेदार से या फिर एचआर से। सामने वाला कुछ ऐसा कहता है, देखिए, मैं तो बस इतना ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप ठीक है कहकर चुप हो जाएं, या फिर आप बातचीत को उस मोड़ तक ले जाएं जहां सामने वाला खुद अपनी शर्तें बदलने पर मजबूर हो जाए। अब सवाल है, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? क्रिस वॉस कहता है, हाँ, बिल्कुल संभव है, पर उसके लिए आपको नेगोशिएशन के नए नियम सीखने होंगे। क्योंकि जो नेगोशिएशन हमने स्कूल, कॉलेज या कॉर्पोरेट दुनिया में सीखी है, वो आउटडेटेड है। किताब की शुरुआत में क्रिस एक कहानी बताता है जहां एक बैंक रॉबरी हो जाती है। बंदूकधारी लोगों ने बैंक में कई लोगों को बंधक बना लिया। बाहर एफबीआई की टीम खड़ी है, मीडिया का प्रेशर है, ऊपर से पॉलिटिकल दबाव। और उस समय क्रिस को सिर्फ एक चीज से उन्हें बाहर निकालना है, बातचीत। ना कोई हथियार, ना कोई जबरदस्ती, सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल। और इस बातचीत को जीतने के लिए क्रिस ट्रेडिशनल नेगोशिएशन टैक्टिक्स छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है सामने वाले की साइकोलॉजी समझे बिना आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। यहीं से निकलते हैं नेगोशिएशन के नए नियम। पहला नियम, नेगोशिएशन एक लॉजिकल गेम नहीं है, ये इमोशनल खेल है। आप सोचेंगे, अगर मेरी बात तर्कसंगत है, फैक्ट स्ट्रांग है, तो सामने वाला मानेगा ही। पर क्रिस कहता है, सामने वाला एक लॉजिकल रोबोट नहीं है, वो भी इंसान है, उसके भी इमोशंस हैं। नेगोशिएशन की पहली गलती वहीं होती है जब हम सोचते हैं कि सामने वाला सिर्फ दिमाग से सोच रहा है। हकीकत में 80% फैसले दिल से लिए जाते हैं और बाद में लॉजिक से जस्टिफाई किए जाते हैं। इसलिए नेगोशिएशन जीतने के लिए पहले कनेक्शन बनाना पड़ता है। दूसरा नया नियम, सामने वाला अगर ना कहता है तो बातचीत बंद नहीं होती, वहीं से शुरू होती है। अक्सर लोग ना को एक दीवार मानते हैं कि अब बात खत्म, पर क्रिस बताता है, ना असल में एक कंफर्ट जोन है जहां सामने वाला कंट्रोल महसूस करता है। जब आप उसे हाँ कहने के लिए जोर डालते हैं तो वो डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन जब आप उसकी ना को स्वीकार करते हैं तो वो रिलैक्स होता है। वो अब बात सुनने को तैयार होता है, और यहीं से असली नेगोशिएशन शुरू होती है। तीसरा नया नियम, नेगोशिएशन कोई लड़ाई नहीं होती, ये एक कॉन्वर्सेशन होती है जिसका गोल है समझ बनाना, समझदारी से हल निकालना। क्रिस कहता है, नेगोशिएशन इज नॉट अबाउट डिफीटिंग द अदर पर्सन, इट्स अबाउट गेटिंग व्हाट यू वांट व्हाइल मेकिंग द अदर पर्सन फील हर्ड। और इसके लिए सबसे बड़ी स्किल है लिसनिंग। पर यह पैसिव लिसनिंग नहीं, टैक्टिकल लिसनिंग। मतलब आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप एक्टिवली समझ रहे हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कहां उसके इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं। क्रिस इसे कहता है टैक्टिकल एम्पैथी। अब एम्पैथी का मतलब क्या? एम्पैथी का मतलब यह नहीं कि आप उससे सहमत हैं। एम्पैथी का मतलब है आप सामने वाले की सिचुएशन को उसके नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब सामने वाला महसूस करता है कि यह इंसान मुझे सच में समझना चाहता है, तब वो खुलता है, तब वो अपने गार्ड नीचे करता है, और तब आप नेगोशिएशन में आगे बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट आता है असर्टिवनेस और अग्रेसिवनेस में फर्क। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मुझे नेगोशिएशन जीतनी है तो मुझे दबंग बनना पड़ेगा। पर क्रिस बताता है, ज्यादा दबाव डालना उल्टा असर करता है। नेगोशिएशन की ताकत आपकी आवाज की टोन में होती है, काम, कॉन्फिडेंट, स्लो, जैसे कोई थेरेपिस्ट बात कर रहा हो। क्रिस इसे लेट नाइट एफएम डीजे वॉइस कहता है, मतलब धीरे, गहरे, भरोसे के साथ बोलना। इस टोन से सामने वाला अलर्ट नहीं होता, वो बातचीत में ईज महसूस करता है, और इसी ईज के बीच आप अपनी बात रख सकते हैं बिना बहस के। चैप्टर 1 का आखिरी और सबसे जरूरी नियम, प्रेपरेशन। नेगोशिएशन की जीत नेगोशिएशन के समय नहीं होती, वो होती है उसकी तैयारी में। क्रिस हर मिशन से पहले एक नेगोशिएशन प्लान बनाता था। कौन सामने है, उसके इमोशंस क्या हैं, वो क्या चाहता है, किस बात पर हिलेगा, किस बात पर नहीं। यही प्रिंसिपल हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई सैलरी नेगोशिएशन हो, फ्रीलांस क्लाइंट हो, या घर में कोई टफ कॉन्वर्सेशन, अगर आपने पहले से सोचा है कि आप क्या कहना चाहते हैं तो आप ज्यादा शांत, ज्यादा क्लैरिटी के साथ बोलेंगे। कुल मिलाकर चैप्टर 1 कहता है, नेगोशिएशन पुराने जमाने की लॉजिक हैवी येस नो वाली स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक डायनामिक, इंसानी, इमोशनल बातचीत है जहां सही टोन, सही सवाल और सही एम्पैथी आपको वो रिजल्ट दिला सकती है जो सीधा बोलने से शायद कभी ना मिले। चैप्टर 2, आईना बनो, बी अ मिरर। क्या आपने कभी किसी बातचीत में महसूस किया है कि सामने वाला आपकी बात ही नहीं सुन रहा? आप शब्दों में क्लैरिटी रखते हैं, आपका लॉजिक भी सही है,
लेकिन फिर भी बातचीत किसी दीवार से टकरा जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बातचीत में सिर्फ बोलने पर ध्यान देते हैं, सुनने पर नहीं। इस अध्याय में क्रिस वॉस हमें नेगोशिएशन की एक ऐसी तकनीक सिखाता है जो इतनी सरल है कि आपको इनिशियली लगेगा ये क्या काम करेगी, लेकिन यही सबसे ताकतवर साइकोलॉजिकल टूल है और इसका नाम है मिररिंग, यानी सामने वाले के शब्दों को उनके ही अंदाज में दोहराना, ना ज्यादा ना कम। अब जरा सोचिए, अगर कोई कहे हमारी टीम का बजट सीमित है इसलिए हम ज्यादा नहीं दे सकते, आप क्या कहेंगे? अक्सर हम या तो जस्टिफाई करने लगते हैं, हाँ लेकिन आपने जो कहा उसमें, या फिर झुके हुए अंदाज में बोलते हैं, ठीक है जैसा आप सही समझें। लेकिन क्रिस कहता है ऐसे समय पर आपको सिर्फ 3 शब्द दोहराने हैं, बजट सीमित है, यही मिररिंग है, और ये किसी जादू से कम नहीं। जब आप सामने वाले की बात के आखिरी कुछ शब्द धीरे और इंक्विजिटिव टोन में दोहराते हैं तो उसका सबकॉन्शियस मन खुद को सुना हुआ महसूस करता है। उसे लगता है यह इंसान मुझे समझने की कोशिश कर रहा है, और वो बात आगे बढ़ाता है। वो शायद कहेगा, हाँ इस क्वार्टर में क्लाइंट से पैसा टाइम पर नहीं आया। अब आप फिर से मिररिंग करेंगे, पैसा टाइम पर नहीं आया? वो फिर बोलेगा, हाँ 2 प्रोजेक्ट डिले हो गए। अब आप समझ रहे हैं, आपने सिर्फ 2-3 शब्द दोहराए, लेकिन सामने वाला धीरे धीरे आपको पूरी कहानी बता रहा है। अब आप न सिर्फ समस्या समझ पा रहे हैं, बल्कि इस दौरान आप उसके दिल और दिमाग के करीब जा रहे हैं, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? यह महसूस होना कि कोई मुझे सुन रहा है। मिररिंग एक ऐसी तकनीक है जो बातचीत को खोलती है, रक्षा की दीवारों को नीचे करती है और ट्रस्ट बनाने का पहला स्टेप होती है। क्रिस ने इस टेक्निक को हॉस्टेज नेगोशिएशंस में भी इस्तेमाल किया है, जहां सामने बंदूकधारी होता था, कहता था मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, और क्रिस सिर्फ दोहराता था आप किसी से बात नहीं करना चाहते? वो चुप होता था, फिर कहता हाँ क्योंकि तुम लोग सुनते ही नहीं हो। क्रिस फिर कहता हम सुनते नहीं हैं। बस इसी तरह बातचीत की एक परत खुलती थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते एक ऐसा माहौल बनता था जहां गोली चलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सोचिए, अगर ये तकनीक एक हथियारबंद इंसान को भी शांत कर सकती है, तो क्या ये आपकी सैलरी नेगोशिएशन, आपके क्लाइंट या आपके रिश्तों में काम नहीं करेगी? क्रिस एक और चीज पर जोर देता है, मिररिंग का जादू तभी काम करता है जब आप काम, रिस्पेक्टफुल और धीमी टोन में बात करते हैं। ये कोई इंटरोगेशन नहीं है, ये बातचीत है। आपका लहजा ऐसा होना चाहिए जैसे आप जेन्युइनली समझना चाहते हैं, और एक बार अगर आप ये अभ्यास में ले आएं तो धीरे धीरे लोग आपके साथ खुलने लगेंगे। मिररिंग एक सूक्ष्म कला है जो सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि आप आक्रामक नहीं हैं, पर आप निष्क्रिय भी नहीं हैं, आप ध्यान देने वाले हैं, और यही एक प्रभावी नेगोशिएटर की पहली पहचान है। क्रिस इस अध्याय में एक और इंसाइट देता है, जब लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं तो वे अधिक रिवील करते हैं, और नेगोशिएशन का असली खेल वहीं जीता जाता है जब आप जितना सुन रहे हैं उतना ही समझ भी रहे हैं। इसलिए जब अगली बार आप किसी से बात करें, कोशिश करें कि आप उसके 3-4 शब्द दोहराएं, धीरे, सोच समझकर, जैसे आप उसका वाक्य वापस उसे सौंप रहे हों। आप देखेंगे वो पॉज करेगा, सोचेगा, और फिर ज्यादा गहराई से बोलेगा। यहीं से बातचीत का असली स्तर शुरू होता है। चैप्टर 3, डोंट फील देयर पेन, लेबल इट। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, मुझे समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना चाहिए कि कोई ये माने कि मैं जो महसूस कर रहा हूं वो सच है। इंसान को हर स्थिति में वैलिडेशन चाहिए, यह एहसास कि हां, मैं जो महसूस कर रहा हूं वो किसी और को भी दिख रहा है। नेगोशिएशन में हम अक्सर कोशिश करते हैं दूसरे के दर्द को फील करने की, पर क्रिस वॉस कहता है दूसरे का दर्द महसूस करने की कोशिश मत करो, उसे नाम दो, उसे लेबल करो। लेबलिंग यानी किसी व्यक्ति के इमोशन को शब्द देकर उसका एक्नॉलेज करना। सोचिए, सामने वाला गुस्से में है, तनाव में है या डर में है। अगर आप उससे कहें लगता है आप इस मुद्दे को लेकर थोड़े फिक्रमंद हैं, या ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी बात सही तरीके से सुने जाने को लेकर निश्चिंत नहीं हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप इमोशन को इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और यह रिकॉग्निशन सामने वाले के डिफेंस को नीचे गिरा देता है। क्रिस कहता है लेबलिंग एक ऐसा टूल है जो बिना बहस किए, बिना राय दिए सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि आप उसकी भावना को देख पा रहे हैं, और यही मोमेंट नेगोशिएशन को टर्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि इमोशंस क्लैरिटी को रोकते हैं। जब तक भावनाएं बेकाबू हैं तब तक इंसान लॉजिक नहीं सुनता, लेकिन जब आप उन भावनाओं को लेबल करते हैं तो सामने वाला महसूस करता है
कि उसका डर, उसका गुस्सा, उसका तनाव अब अकेला नहीं है। क्रिस इसे कहता है, द क्विकेस्ट वे टू क्वाइट समवन्स इमोशन इज टू एक्नॉलेज इट। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे किया जाए? क्रिस कुछ सिंपल फ्रेजेस बताता है। ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आप महसूस कर रहे हैं कि ये वाक्य जजमेंटल नहीं होते, ये सवाल नहीं होते, ये सुझाव नहीं देते, ये बस महसूस करते हैं। मान लीजिए किसी नेगोशिएशन में सामने वाला कहता है, आपकी कंपनी हमेशा डिले करती है। अब अगर आप सीधा जवाब दें, नहीं ऐसा नहीं है, तो वो बहस शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप कहें, ऐसा लग रहा है कि आप टाइमलाइंस को लेकर चिंतित हैं, तो अब बातचीत का टोन बदल जाता है। सामने वाला अब आपकी बात को ओपननेस से सुनेगा, क्योंकि आपने पहले उसके इमोशन को वैलिडेट किया है। क्रिस एक और उदाहरण देता है। अगर हॉस्टेज नेगोशिएशन में अपराधी कहता है, मुझे सिस्टम पर भरोसा नहीं है, सब धोखेबाज हैं, तो रिस्पॉन्स ये नहीं होना चाहिए, आप गलत सोच रहे हैं, बल्कि आप कह सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि आप सिस्टम से बहुत निराश हैं। और यही लाइन उसे एक बार के लिए रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। लेबलिंग का एक और फायदा है, ये सामने वाले को अपनी बात एक्सपैंड करने का मौका देता है। क्योंकि जब आप किसी इमोशन को नाम देते हैं, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली सोचता है, शायद ये इंसान मुझे समझ सकता है, और यहीं से ट्रस्ट शुरू होता है। लेकिन ध्यान रहे, लेबलिंग कभी भी मैनिपुलेशन की तरह नहीं होनी चाहिए। इसमें सच्ची लिसनिंग और इंटेंट होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ तकनीक की तरह इसे करेंगे, तो सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन अगर आप सच में सुन रहे हैं, सच में समझना चाह रहे हैं, तो आपके शब्दों में वो गर्माहट आएगी जो किसी भी प्रोफेशनल नेगोशिएटर की सबसे बड़ी स्किल होती है। क्रिस कहता है, लेबलिंग बिल्ड्स ट्रस्ट फास्टर देन लॉजिक। और आज जब हम क्लाइंट से डील करते हैं, रिस्की कॉन्वर्सेशन से गुजरते हैं, या इवन अपने परिवार में कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमें समझना होगा कि कभी-कभी लॉजिक से पहले फीलिंग को समझना जरूरी है। लेबलिंग कोई बड़ी भाषा नहीं मांगती, ये बस मांगती है ध्यान, समझ और इंसानियत। चैप्टर 4, बातचीत की शुरुआत ना से होती है, बिवेयर यस मास्टर नो। हम सभी चाहते हैं कि सामने वाला हमें हाँ कहे, बात मंजूर हो जाए, डील पक्की हो जाए, काम आगे बढ़ जाए। लेकिन क्रिस वॉस कहता है, नेगोशिएशन में हाँ से ज्यादा खतरनाक कोई शब्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत बार जो हाँ हम सुनते हैं, वो एक झूठा हाँ होता है। एक ऐसा हाँ जो लोग कह देते हैं सिर्फ इसलिए कि वे दबाव में हैं, या बस बात खत्म करना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि ना कहने से बात बिगड़ जाएगी। ऐसे में आपको भले लगे कि नेगोशिएशन जीत गए, पर सच में आपने ट्रस्ट खो दिया। क्रिस कहता है, नेगोशिएशन की असली शुरुआत ना से होती है, क्योंकि ना इंसान को कंफर्ट देता है। अब जरा सोचिए, जब कोई आपको ना कहता है, तो आपके मन में क्या आता है? नाराजगी, डर, या फिर हार का एहसास? अब जरा उल्टा सोचिए, जब आप किसी को ना कहते हैं, तो आपको कैसा लगता है? कई बार ना कहना सुकून देता है, क्योंकि इससे लगता है कि अब मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, अब मैं कंट्रोल में हूं। यही साइकोलॉजी नेगोशिएशन में काम आती है। क्रिस बताता है, जब आप सामने वाले को ना कहने की आजादी देते हैं, तो वो रिलैक्स्ड महसूस करता है। वो अब जबरदस्ती के हाँ से बच चुका है, और अब वो आपकी बात ओपन माइंड से सुन सकता है। इसलिए अगर आप किसी से कोई डील करना चाहते हैं, तो शुरुआत ही ऐसे कीजिए कि सामने वाला ना कह सके। उदाहरण के तौर पर, मत पूछिए, क्या आप मुझसे इस डील पर आगे बात करना चाहेंगे? पूछिए, क्या यह डील आपके लिए बिल्कुल भी काम की नहीं लगती? पहले वाले सवाल में आप उसे कॉर्नर कर रहे हैं, दूसरे में आप उसे कंफर्ट दे रहे हैं। क्रिस इसे कहता है, नो ओरिएंटेड क्वेश्चंस, यानी ऐसे सवाल जिनका जवाब ना में देकर भी सामने वाला ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करे, और यहीं से वो बातचीत आगे बढ़ाने को तैयार होता है। एक और पावरफुल बात, क्रिस कहता है कि लोग ना कहकर भी नेगोशिएशन में बने रहना चाहते हैं। मतलब, अगर कोई क्लाइंट कहे, माफ कीजिए, ये प्रोजेक्ट हम नहीं ले सकते, तो कॉन्वर्सेशन वहीं बंद नहीं होती। आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं, क्या आपको लगता है कि हम कुछ और विकल्प एक्सप्लोर कर सकते हैं? या क्या यह इसका मतलब है कि आप इस समय हमारी सेवाओं के लिए सही व्यक्ति नहीं हैं? इन ना ओरिएंटेड सवालों से आप दबाव नहीं डाल रहे, आप सामने वाले को स्पेस दे रहे हैं कि वो ऑनेस्ट हो सके, और यही स्पेस नेगोशिएशन को गहराई देती है। क्रिस ये भी बताता है कि कई बार हाँ तो नेगोशिएशन को बंद कर देता है, क्योंकि लोग बस हाँ कहकर छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन ना बात को आगे ले जाता है। ना सामने वाले को सुरक्षा देता है और उसे यह कहने की आजादी देता है कि
मैं कंट्रोल में हूं। और जब इंसान कंट्रोल में महसूस करता है तभी वो बदलाव के लिए तैयार होता है। क्रिस एक एग्जाम्पल देता है। जब एक कस्टमर सर्विस कॉल में एजेंट बार बार पूछता है, क्या आप आज इस प्रोडक्ट के बारे में 2 मिनट बात करना चाहेंगे? लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब एजेंट कहता है, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात करके आपका समय बर्बाद कर रहा हूं, तो लोग हंसते हैं, रिलैक्स होते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, बोलिए, यही ना का जादू है। क्रिस कहता है, नो इज नॉट द एंड ऑफ द नेगोशिएशन, इट्स द बिगिनिंग। इसलिए अगली बार जब आप कोई बातचीत शुरू करें तो इस भ्रम से बाहर निकलें कि हाँ चाहिए। आपको चाहिए क्लैरिटी, आपको चाहिए ट्रस्ट, और वो ना से शुरू होता है। चैप्टर 5, वो 2 शब्द जो किसी भी बातचीत का रुख बदल देते हैं। आप कभी किसी से बात कर रहे हों और सामने वाला अचानक कह दे, बिल्कुल सही कहा आपने, तो उस वक्त क्या होता है? बात रुकती नहीं, वो और खुलती है। क्रिस वॉस कहता है, नेगोशिएशन की सबसे शक्तिशाली स्थिति तब होती है जब सामने वाला 2 शब्द कहे, यही तो है, दैट्स राइट। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी का सार 2 शब्दों में कैसे हो सकता है? पर आइए इसे समझते हैं। क्रिस बताता है कि नेगोशिएशन में लोग तभी आगे बढ़ते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उन्हें पूरी तरह समझ रहा है, सिर्फ सुन नहीं रहा बल्कि समझ रहा है। यही तो है, यानी जब कोई आपकी बात पर पूरी तरह मेंटली अग्री कर लेता है। ये कोई सुपरफिशियल हाँ नहीं होती, ये एक इमोशनल अलाइनमेंट होता है। ये तब होता है जब आप सामने वाले की भावनाओं, उसकी स्थिति और उसके डर को इतनी गहराई से समझते हैं कि वो खुद कह दे, हाँ यही तो मैं महसूस कर रहा था। क्रिस इसे कहता है एम्पैथी का सबसे बड़ा वैलिडेशन। अब सवाल उठता है, ऐसा करवाएं कैसे? तो इसके लिए हमें चाहिए टैक्टिकल एम्पैथी प्लस समरी स्किल। मतलब आप सामने वाले की बातों को इस तरह समराइज करें कि वो बोले, बिल्कुल यही तो है। जैसे कि कोई क्लाइंट लगातार कह रहा है, हम पहले कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स से काम कर चुके हैं, ज्यादा प्रॉमिसेस किए, कम डिलीवरी दी। अब आप कह सकते हैं, लगता है आप थक चुके हैं ऐसे वादों से जो पूरे नहीं होते, और आप अब किसी ऐसे पार्टनर की तलाश में हैं जो कम बोले लेकिन कंसिस्टेंटली डिलीवर करे। अगर आप सही बोले तो सामने वाला आपको देखेगा, रुकेगा और कहेगा, बिल्कुल यही तो है। बस यही वो पल है जहां सामने वाला आपके साथ इमोशनली जुड़ता है। क्रिस बताता है कि नेगोशिएशन की जीत तब नहीं होती जब सामने वाला हाँ कह दे, बल्कि जब वो दैट्स राइट कह दे। क्यों? क्योंकि तब आप वैलिडेशन दे चुके होते हैं। अब सामने वाला आपके प्रपोजल को अपने मन से कंसिडर करने के लिए तैयार होता है, ना कि सिर्फ कर्टसी में। क्रिस ये भी बताता है, कभी गलती से भी ये शब्द मत उगलवाइए। दैट्स राइट तभी मिलेगा जब आपने दिल से सुनकर उसके पर्सपेक्टिव को दोहराया हो। अगर आपने कोशिश की मैनिपुलेट करने की, बस समराइज करने की, एक्ट करने की, तो सामने वाला समझ जाएगा और ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए दैट्स राइट दिल से निकलना चाहिए, तभी वो असर करेगा। अब थोड़ा कॉन्ट्रास्ट समझिए। दैट्स राइट बनाम योर राइट। जब कोई कहता है योर राइट, वो ज्यादातर पोलाइट होता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो सच में मान गया है, वो बस बात खत्म करना चाहता है। लेकिन दैट्स राइट मतलब है उसने जो इमोशन फील किया वो आपने सही पकड़ा, और नेगोशिएशन वहीं से आपकी ओर झुकना शुरू करती है। क्रिस एक हॉस्टेज नेगोशिएशन का एग्जाम्पल देता है, जहां अपराधी कई बार अपने दर्द, अपनी कुंठा, अपने डर को शब्दों में बयां करता था। क्रिस ने उसे इंटरप्ट नहीं किया, बल्कि उसके पेन को समराइज किया, लेबल किया और पूरी बात धीरे से दोहराई। थोड़ी देर बाद सामने वाले ने कहा, एग्जैक्टली दैट्स राइट, और उसी पल नेगोशिएशन का टोन बदल गया। क्यों? क्योंकि उस पल अपराधी को लगा कि अब ये इंसान मुझे जज नहीं कर रहा, ये सच में मेरी बात समझ रहा है। अब आप सोचिए, अगर ये तकनीक इतनी डीप हॉस्टेज सिचुएशंस में काम कर सकती है, तो क्या ये आपकी सैलरी नेगोशिएशन, क्लाइंट डिस्कशन या रिलेशनशिप टॉक में नहीं काम करेगी? क्रिस कहता है, जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी भावना को कोई शब्द दे रहा है, तो वो नेचुरली खुल जाते हैं। यही तो है, सिर्फ एक रिएक्शन नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। चैप्टर 6, उनकी रियलिटी को झुकाओ तोड़ो नहीं, बेंड देयर रियलिटी। सच हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट की कीमत एकदम सही है, पर सामने वाले को लगता है बहुत महंगा है। आपके लिए डील फेयर है, पर सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं। ऐसे में क्या करें? क्रिस वॉस कहता है, जब लोग आपकी बात नहीं मानते, तो जरूरी नहीं कि वो आपको गलत समझ रहे हैं, वो बस अपनी रियलिटी से देख रहे हैं। और नेगोशिएशन का मतलब है सामने वाले की उस रियलिटी को हल्के से मोड़ना, ना कि जबरदस्ती तोड़ना। अब सवाल है,
ये कैसे करें? क्रिस के मुताबिक इंसान पेन से बचना चाहता है, पेन से डरता है, और इसी पेन का सही इस्तेमाल नेगोशिएशन में किया जा सकता है। वो इसे कहते हैं लॉस अवर्शन स्ट्रेटजी। मतलब ये कि लोग कुछ पाने की तुलना में कुछ खोने से ज्यादा डरते हैं। आप अगर किसी को कहें ये प्रोडक्ट खरीदो, इससे तुम्हें फायदा होगा, तो वो सोचता है, सोचेंगे। लेकिन अगर आप कहें अगर ये मौका निकल गया तो शायद आपको दोबारा ना मिले, तो उसका दिमाग इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग नुकसान से ज्यादा डरता है बजाय किसी फायदे के। अब जरा इसे ध्यान से समझिए। क्रिस एक नेगोशिएशन सिखाते हैं जहां उन्हें एक बंदी छुड़वाना था। उन्होंने सीधी डिमांड पर बात नहीं की, बल्कि सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर उसने हॉस्टेज को नुकसान पहुंचाया तो उसकी क्या पर्सनल कीमत चुकानी पड़ सकती है। वो लॉजिक नहीं लाए, वो फ्यूचर पेन दिखाने लगे। इसी से सामने वाला डगमगाने लगा और बातचीत का टोन बदल गया। अब आप सोचिए, आप भी अपनी बातचीत में यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप क्लाइंट से कह रहे हैं, अगर आप आज इस प्रपोजल को स्वीकार करते हैं तो हम इस टाइमलाइन में डिलीवरी दे पाएंगे। ये एक साधारण ऑफर है। अब इसे थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अगर आप आज डिसीजन नहीं लेते तो अगला स्लॉट 2 हफ्ते बाद मिलेगा, और शायद तब आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े। यहां आपने कोई धमकी नहीं दी, बस जेंटली फ्यूचर की एक डिस्कम्फर्ट दिखा दी। इसी को कहते हैं बेंडिंग देयर रियलिटी। अब बात करते हैं एंकरिंग की, जो इस चैप्टर का एक और कमाल का हिस्सा है। एंकरिंग यानी पहले ही बातचीत में एक एंकर पॉइंट सेट करना, जिससे नेगोशिएशन उसी फ्रेम में घूमती रहे। क्रिस कहता है, अगर आप नेगोशिएशन में प्राइस को बाद में लाते हैं तो सामने वाला अपनी एंकरिंग खुद बना चुका होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा अनएक्सपेक्टेड और क्रिएटिव होकर पहले ही एक हाई वैल्यू एंकर सेट कर दें तो बाकी बातचीत उसी के इर्द गिर्द चलेगी। जैसे कोई कंसल्टेंट क्लाइंट से कहे, कुछ कंपनीज इस सॉल्यूशन के लिए 5 लाख तक चार्ज करती हैं। फिर पॉज, लेकिन हम इसका छोटा वर्जन 60,000 में बना सकते हैं। अब क्लाइंट को 60,000 हाई नहीं लगेगा, क्योंकि आपने हाई एंकर पहले सेट कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, एंकरिंग कोई जाल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।